नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया। वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। विजयपुर बुधनी सीट पर कल वोट डाले जाएंगे। आज मतदान दल रवाना हो रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। विजयपुर में 327 तो बुधनी में 363 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर। उससे पहले तमाम तैयारियां निर्वाचन आयोग की तरफ से की जा रही हैं। पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि विजयपुर में 327 ऐसे केंद्र हैं जहां जाकर वोटर्स अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। तो बुधनी में 363 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और उससे पहले पोलिंग पार्टियों को किस तरह से रवाना किया जा रहा है, उसी की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा का जो उपचुनाव है उसको लेकर सामग्री वितरण हमारी प्रारंभ है और ईवीएम का डिस्ट्रीब्यूशन भी लगभग हो गया है। उम्मीद करते हैं कि सारा चुनाव एज पर जो आयोग के निर्देश के हिसाब से होगा। 100 से ज़्यादा दल पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं। पुलिस की टीम काफ़ी मात्रा में हमारे को प्राप्त हुई है। तो मुझे लगता है जैसी कोई घटना कहीं घटती भी है तो हमारा पुलिस दल इमीडिएटली पहुँच जाता है, हमारे सेक्टर ऑफिसर वहाँ पहुँच जाते हैं। और उपचुनाव के लिए कल होगी वोटिंग। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर कल वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदान करने की अपील की है। मतदान बढ़ाने और शांतिपूर्ण वोटिंग की अपील की गई है। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ की एक रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर कल उपचुनाव है और उससे पहले तमाम तैयारियां निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई हैं और साथ ही साथ मतदान ज्यादा से ज्यादा करने की अपील भी निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी सभी वोटर्स से अपील करता है कि अगर आप रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के मतदाता हैं तो जरूर अपने मत का प्रयोग कीजिएगा। कल सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। और मध्य प्रदेश में भी विजयपुर और बुधनी दोनों विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतों का प्रयोग करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो आप सबसे पहले पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कीजिएगा। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ग्राउंड जीरो से लगातार आपको तस्वीरें इस तरह से दिखाता रहेगा। देखिए, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पे कल मतदान होने वाला है और करीब करीब 3.25 लाख का आसपास मतदाता जो है वो प्रत्याशी के किस्मत का फैसला करने वाले हैं। तैयारी अगर प्रशासनिक तौर पे निर्वाचन आयोग के तौर पे करें तो लगभग पूरी दिखाई दे रही है। कलेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, रायपुर कलेक्टर। सर, अभी आप लोग बहुत ज़्यादा मतदान के लिए, मतलब रिकॉर्ड मतदान हो यहाँ रायपुर दक्षिण में, उसके लिए प्रेरित तो करें। पूरी व्यवस्था की रीढ़ ये हमारे मतदान कर्मी हैं। ये जितनी बेहतर तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएंगे, हमारा चुनाव होगा। इसलिए प्रशासन के प्रमुख होने के नाते जिम्मेदारी बनती है कि इनको प्रोत्साहित किया जाए, इनके काम को रेखांकित किया जाए। मतदान केंद्रों पे किस तरह की व्यवस्था? मतदान केंद्रों पर व्यवस्था, चाहे धूप की बात हो, छाया की बात हो, बैठने का क्यू मैनेजमेंट हो, पानी की व्यवस्था हो, मेडिकल व्यवस्था हो, सारी चीज़ों की विशेष ध्यान रखा गया। दक्षिण में एसएसपी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह की पुलिस की व्यवस्था देखने को मिलेगी? अभी सभी मतदान जो केंद्र हैं उस सभी मतदान केंद्रों में जो पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है, सबके साथ एक सुरक्षा कर्मी भी जा रहे हैं। वहां जाने के बाद सीएपीएफ की भी कंपनियों के बल अलग से 1 का गवान। तो ये रायपुर एसएसपी हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी उस बाबत बता रहे हैं। तो रायपुर दक्षिण का विधानसभा उपचुनाव, भले एक विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए भी साख का सवाल इसलिए बना है क्योंकि पहली दफा छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद ये विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। और हमारे सहयोगी परमेश्वर जुड़ गए हैं विजयपुर से और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश। परमेश्वर, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कल का दिन ऐतिहासिक हो, कल के दिन में ज्यादा से ज्यादा लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें? जी, मैं आपको बता दूं, पोलिंग पार्टियां जिस तरह से रवाना हो गई है और उसका लास्ट फेज अब चल रहा है, जहां तक है पूरा कार्य अपने गंतव्य पर पहुंचने में बस कुछ ही समय में अपने सभी पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टियां पहुंचा दी जाएंगी। 327 जिस तरह से केंद्र बनाए गए हैं, उनके अलावा सुरक्षा इंतजाम की बात कर लें तो सुरक्षा इंतजाम में सेंट्रल से लेकर राज्य सरकार की तमाम कंपनियां यहाँ पर सुरक्षा में लगी हुई है। और अभी
रात ही एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें कुछ गांवों में बदमाशों द्वारा गोली कांड कर दिया गया था। उसके बाद से ही प्रशासन ज्यादा हरकत में है। वहां पर मौके पर जिला लेवल के अधिकारी और कर्मचारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। परमेश्वर, आप जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीरें दिखा सकते हैं? चुनाव से संबंधित तस्वीरें हैं? जी, अभी मैं शहर में मौजूद हूं। अभी यहाँ पर इस तरह का जो मूवमेंट है वहां पर ग्राउंड जीरो पर हम अभी पहुंचेंगे थोड़ी देर में। लेकिन ठीक है, फ्लैग मार्च के द्वारा भी आसपास के क्षेत्रों में पुलिस द्वारा सुरक्षा के इंतजामों को भी तगड़े देखते बंदोबस्त किए गए हैं। और जिस तरह की घटना का जिक्र आपने किया है कि देर रात विजयपुर के एक गांव में हुई है, हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर कल उपचुनाव होना है, क्या तैयारियां हैं और किस तरह से मतदाताओं तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है निर्वाचन आयोग की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें? देखिए, डोर टू डोर प्रचार भी आज प्रत्याशियों का खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगी। दूसरी बड़ी चीज़ यह है कि प्रशासन और पुलिस की तैयारी, तो प्रशासन अपने स्तर पे तैयार दिखाई दे रहा है, निर्वाचन आयोग तैयार दिखाई दे रहा है, पुलिस भी तैयार इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि 500 के आसपास जवान अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और इसके साथ साथ 5 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की लगाई गई है। और ज़रूरत पड़ी, चूंकि रायपुर राजधानी क्षेत्र है और एक विधानसभा क्षेत्र में इलेक्शन है, बाईपोल होना है, तो फिर राजधानी से और पुलिस को डिप्लॉयड वहाँ पे किया जाएगा। दूसरी ओर ये भी कोशिश की जा रही है कि बूथों पे व्यवस्थाएं अच्छी रहे, धूप है तो गर्मी से बचाव के, पेयजल की इसकी व्यवस्थाएं दिखाई दे। आ चुके मतदान दलों को सामग्रियों के साथ रवाना किया गया है और करीब 2,71,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। तो ऐसे में समझिए कि एक विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या भी बड़ी है तो तैयारी भी बड़ी है। और प्रत्याशियों की, राजनीतिक दलों की तैयारी इसलिए बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि साख का सवाल बना हुआ है मुख्य जो दल हैं छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस और भाजपा, उसके लिए। बिल्कुल सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए। परमेश्वर, आपका भी शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए। सत्यप्रकाश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्योपुर से खबर है जहां विजयपुर उपचुनाव से पहले फायरिंग की खबर है। करीब 9 बदमाशों ने फायरिंग की है। बाइक सवार बदमाशों ने ग्रामीणों को भी जमकर पीटा है। बदमाशों ने ग्रामीणों से मतदान पर्ची की मांग की। लोगों के विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई है। 2 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ढोडर थाना क्षेत्र के धनाचिया गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मतदान से लगभग 24 घंटे पहले विजयपुर के एक गांव धनाचिया में फायरिंग की खबर है। करीब 9 बदमाशों ने यहां पर फायरिंग की है और मतदान पर्ची की मांग इन ग्रामीणों से की गई थी। जब मतदान पर्ची नहीं दी गई ग्रामीणों की तरफ से, उसका विरोध किया गया कि आखिर आप कौन होते हैं मांगने वाले, तो बदमाशों ने फायरिंग भी की है और बदमाशों ने गांव वालों के साथ मारपीट भी की है, जिसकी वजह से 2 लोग घायल हो गए हैं। उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। से बारह थे और मतलब मोटरसाइकिल से आए वे 4 मोटरसाइकिल बन गई। कितने लोग थे? अब 4 था, 3 नहीं है बन कि हमको पर्ची दाओ और आधार कार्ड दाओ। हमने कही जब योनी माटा पीर शुरू कर दी साहब हमारी, जब जाए रोनी बनना बहुत आदमी नहीं का दी हमारे गाँव वाले इनका। कुछ लोगों को गोली वोली लगी है? गोली मोली न लाए साहब। अच्छा, तो फायर मार किए थे क्या? बहुत करीबन ने। अच्छा, फिर आपने कुछ बदमाशों को पकड़ा भी है ना गाँव वालों ने? हाँ पकड़ा साहब। कितने लोगों को पकड़ा गाँव वालों ने? 1 को पकड़ा। तो विजयपुर उपचुनाव से पहले फायरिंग की खबर सामने आ रही है और जो ग्रामीण बता रहे हैं उसके मुताबिक एक आरोपी को पकड़ा भी गया है उनकी तरफ से। वहीं फायरिंग केस पर कमलनाथ का बयान सामने आया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि आदिवासियों पर फायरिंग की घटना अत्यंत चिंताजनक है। आदिवासी समुदाय के कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। माहौल खराब करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, मतदाताओं को डराना चाहती है बीजेपी। खरीद फरोख्त से बाज नहीं आ रही बीजेपी। चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव की अपील की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से ये ट्वीट आया है जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसके जरिए वो भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो इस पूरे हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो वोटिंग से पहले फायरिंग केस पर सियासत, बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव का बयान आया है कि विजयपुर में बड़े अंतर से जीत रहे, हार के डर से कांग्रेस में बौखलाहट है।
वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया का बयान आया है कि उपचुनाव में अराजकता फैलाई जा रही है, मतदाताओं से मतपत्र छीने जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी विजयपुर उपचुनाव लंबे अंतर से जीत रही है। हार के डर से बौखलाहट में विपक्षी दल अब मतदाताओं को डराने, धमकाने, पर्चियां छीनने का काम कर रहे हैं। ये इनका मूल रूप है जो सबके सामने आ गया है। हम निर्वाचन आयोग और प्रशासन से अपील करते हैं कि ऐसे उपद्रवियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करें। भारतीय जनता पार्टी को जनता। विजयपुर उपचुनाव में गोलियां चल रही हैं, मतपत्र छीने जा रहे हैं और लगातार अराजकता का माहौल है। कल रात की घटना ये सब बताती है और लगातार जिस तरीके से पुलिस प्रशासन निष्क्रिय दिख रहा है, चुनाव आयोग को कांग्रेस पार्टी लगातार कई शिकायतें कर रही है जिस पर कोई भी निराकरण और निर्णय नहीं लिया जा रहा है। ये बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन फेलियर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी बातें दिखाती है कि किस तरीके से उपचुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा है, अराजकता के माहौल में हो रहा है। अनिल नागर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनिल, वोटिंग से 24 घंटे पहले इस तरह की गुंडागर्दी देखने को मिली है विजयपुर के धनाचिया गांव में। अब इस पर सियासत भी खूब हो रही है, एक दूसरे को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। देखिए, कल विजयपुर में मतदान होना है और उससे पहले यहाँ पर फायरिंग की घटना सामने आई है। देर रात यहाँ पर 3 से 4 बाइकों पर सवार होकर 9 से 10 बदमाश यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर आदिवासी मतदाताओं पर फायरिंग की जाती है, मारपीट की जाती है, उन्हें डराया धमकाया जाता है। आरोप ग्रामीणों का ये भी है कि उन्हें धमकाया गया कि जो है 13 तारीख को जो मतदान होना है वहाँ मतदान करने नहीं पहुँचे। तो देखिए, इस पर जो है प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का आरोप है कि राजस्थान से बुलाए गए ये गुंडे बदमाश है और बीजेपी द्वारा ये बदमाश बुलाए गए हैं। हिस्ट्री सीटर बदमाश जो राजस्थान का बंटी रावत है उसके द्वारा ये जो है यहाँ पर फायरिंग की गई है। इस पर जो है राजस्थान में कई तरह के मुकदमे दर्ज है और बीजेपी द्वारा यहाँ पर बुलाकर जो है मतदाताओं को धमकाया गया, फायरिंग करवाई गई और बीजेपी के द्वारा इन बदमाशों को राजस्थान से बुलाया गया और मतदाताओं को धमकाया जा रहा है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही। तो वही दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि ये कांग्रेस के द्वारा बुलाए गए गुंडे बदमाश है, मतदाताओं को डराने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। तो देखिए, दोनों ही कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, लेकिन जिस तरह से ग्रामीणों का आरोप। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस मामले में सियासत तो हो रही है, लेकिन पुलिस की जांच पड़ताल में ही पता चलेगा कि आखिर विजयपुर में फायरिंग किसने करवाई। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर है जहां शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार फैजान खान को कोर्ट में पेश किया गया। पेशी से पहले फैजान खान का बयान आया है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान से मुझे कल धमकी दी गई थी। मुंबई पुलिस ने फैजान खान को गिरफ्तार किया है। ट्रांजिट रिमांड पर अब महाराष्ट्र पुलिस मुंबई ले जाएगी फैजान खान को। तो फैजान खान को कोर्ट में पेश किया गया है और एक नया एंगल इस बार फैजान खान ने दिया है, क्योंकि इससे पहले जब पुलिस ने नोटिस दिया था तो फैजान खान ने यह कहा था कि जिस मोबाइल से, जिस नंबर से शाहरुख खान को धमकी दी गई है वो मोबाइल उनके पास है ही नहीं, वो चोरी हो गया है। और इस बार फैजान खान ये कह रहा है कि उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। आप फैजान खान के परिजन हैं? क्या मैं भाभी हूँ उनकी। भाभी हैं जी। आप लोग यहाँ पे आई हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। हाँ, क्या कहना? गिरफ्तार किस बेस पे किया गया है कि बांद्रा पुलिस में उनका कांटेक्ट होता रहा है, इसी बेस पे बता रहे हैं ना पुलिस वाले। तो ये तो कोई बेस बनता नहीं है, क्योंकि वो पेशे से लॉयर हैं, कई केस आते हैं उनके। आप लोगों की बात किसी पुलिस अधिकारी से हुई है? मेरे हस्बैंड की बात हुई है और वो बता रहे हैं कि बेस ये बनाया गया है। अच्छा, कि उनके कांटेक्ट में रहे। हाँ, तो ये तो कोई बात ही नहीं। बांद्रा पुलिस स्टेशन का नंबर तो कोई भी निकाल सकता है। आप हम कोई भी गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल ही जाएगा, इजीली अवेलेबल रहते हैं पुलिस स्टेशन के नंबर। तो इन्होंने, लेकिन अभी फैजान ने हमारे राष्ट्रीय अधिवक्ता सुरक्षा संगठन में एक और चीज़ डाला था कि 1 साल पहले भी इन्होंने एक नोटिस दिया था कि एक पब्लिक फिगर पाकिस्तान में बैठे हुए एक दूसरे व्यक्ति से के बारे में कुछ चर्चाएं कर रहा है। तो उसने नोटिस दिया था कि इससे रॉन्ग मैसेज जा रहा है, हमारे देश की सुरक्षा को खतरा है, ये सब हटवाइए आप या फिर क्लैरिफिकेशन दीजिए। तो उसके बाद से 15 दिन पहले हिरन वाला मैटर होना, अचानक से इनका मोबाइल उसके बाद गायब हो जाना और उसी मोबाइल से, और कोई भी वकील इतना बेवकूफ़ नहीं कि अपने फ़ोन से
मुंबई पुलिस को कॉल करेगा, तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है इनके साथ में। सामने वाला बहुत शक्तिशाली है और हम लोग तो खैर पहले भी देख चुके हैं। हम लूंगा तो फिर वो कानून का दुरुपयोग करके वो तो मुझे भी इधर उधर से चलते फिरते थ्रेट हम लोग को दिलवा दे रहे हैं कि देख लेना भाई भाई। अरे कौन भाई है? मैं पूछता हूँ, मोदी जी के राज में हम किसी भाई से नहीं डरते। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, पहले फैजान खान ने कहा कि मोबाइल उनका चोरी हो गया है, अब नया एंगल निकल के सामने आया है कि उन्हें पाकिस्तान से धमकी दी गई थी। देखिए, फैजान खान को मुलायजे के लिए अस्पताल ले जाया गया है और मुलायजे के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। और मुलायजे के लिए थाने से जब ले जाया जा रहा था, उससे पहले फैजान खान ने मीडिया से बातचीत भी की और बातचीत में उसने इतना ही कहा कि पाकिस्तान से धमकी मिल रही है, फंसाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद पुलिस लेकर रवाना हो गई मुलायजे के लिए। इसके अलावा जो फैजान खान के परिचित वकील हैं, वो भी फंसाने की कोशिश के आरोप लगा रहे हैं। उनके जो परिवार के लोग वो भी पाकिस्तान से धमकी कब मिली और इसको लेकर कोई शिकायत करवाई गई थी फैजान खान की तरफ से? देखिए, फैजान खान अपने बयान में ये बता रहा है कि कल ही पाकिस्तान से धमकी मिली है। वो जो बयान फैजान खान जाते जाते दिया, उस बयान में फैजान खान ने कल का जिक्र किया है। अब इस बाबत तफ्तीश करने का काम बांद्रा पुलिस को है, मुंबई पुलिस को है। हालांकि ज़रूर है कि अभी तक बांद्रा पुलिस की ओर से इस मामले में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। ये जानकारी निकल के आ रही है कि कोर्ट से अगर प्रोडक्शन वारंट मिल जाती है, उसके बाद बांद्रा पुलिस इस मसले को लेकर बयान दे सकती है। ठीक है सत्यप्रकाश, मैं लौटूंगी आपके पास। फैजान खान की भाभी कुछ कह रही है। वाले आए और मीडिया वाले, उन्हीं के थ्रू पता चला कि 5 तारीख को शाहरुख खान को कॉल गया है, 5 नवंबर को। तो उससे पहले हमें भी इस बारे में कोई नॉलेज नहीं था। उसके बाद क्या किए क्राइम ब्रांच वाले? पूछताछ उनसे क्या? हाँ, उसके बाद 2 दिन तक पूछताछ हुई है फैजान खान से और उन्होंने सारी चीज़ों को क्लियर किया है जो भी था। उसके बाद भी फिर अब अरेस्ट कर लिया। तो मैम, इनको बांद्रा ही बुलाए थे, क्या ये गए थे? रीज़न क्या? हाँ, ये थोड़ा सा इनकी लापरवाही कहूँगी मैं, क्योंकि अगर बुलाया था तो जाना चाहिए था 11 तारीख को। और मुझे जहाँ तक नॉलेज है, घर में जैसे हम जॉइंट फैमिली है तो मैं साथ में ही रहते हैं हम लोग। तो फैजान खान ने कहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हो जाएगा। अब अभी पता चला कि उस नोटिस को खारिज कर दिया गया था, तो इसके बारे में मुझे और कुछ पता नहीं है। आज क्या हुआ मैम? आज सुबह बस यही कि फैजान खान को, मतलब मैं जब घर पे थी तो ऊपर है मेरा रूम, तो 9 AM पे मैं नीचे आई हूँ, तब नहीं थे फैजान खान। अब उन्हें अरेस्ट करने पुलिस लेके आई थी या फिर वो खुद आए हैं, मुझे पता नहीं है। यहाँ जब आप थाने पहुँचे तो क्या नज़र आया? थाने पहुँचे तो बस वही सारे मीडिया वाले थे, मुझसे क्वेश्चनिंग कर रहे थे। और फैजान खान को अभी जैसे कोर्ट लाया गया है आपके सामने। अपना पूरा परिचय दे। मेरा नाम सना खान है। सत्यप्रकाश, हमने सुना कि फैजान खान की भाभी कुछ तथ्यों को सामने रख रही हैं, लेकिन ये बताइएगा, ये अपडेट दीजिएगा कि कितनी देर में ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लेकर जाएगी महाराष्ट्र पुलिस और अभी कहां है फैजान खान? देखिए, आज हॉलीडे है और हॉलीडे कोर्ट में भी रहता है, लेकिन स्पेशल कोर्ट लगती है और जज जो हैं वो बैठेंगे। करीब 2:30-3 बजे का अनुमान ये जताया जा रहा है कि फैजान खान को यहाँ पे लेकर आया जा सकता है, क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था कि मुलायजे के तुरंत बाद यहाँ लाया जाएगा। चूँकि कोर्ट में हॉलीडे है, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि 2:30-3 बजे तक सुनवाई होगी और मुझे लगता है कि 4 भी बज सकता है जब प्रोडक्शन वारंट को लेकर फैसला हो। हालांकि इस बात की संभावना पूरी है कि प्रोडक्शन वारंट मुंबई पुलिस को मिल जाएगा और प्रोडक्शन वारंट पे लेकर मुंबई जाएगी और पूछताछ करेगी। ठीक है सत्यप्रकाश, आप बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, छतरपुर से बड़ी खबर है, जहां कलेक्टर ने किसानों को टोकन बांटे हैं। खाद्य वितरण केंद्र का निरीक्षण किया, किसानों से शांति बनाए रखने की अपील भी कलेक्टर ने की है। खाद के लिए किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। MP एग्रो और मंडी में वितरित किया जा रहा है खाद के लिए लाइन लगाकर संघर्ष करते नजर आए हैं किसान। और इसी बीच कलेक्टर को सड़कों पर खुद उतरना पड़ा है। खुद किसानों के बीच में कलेक्टर पहुंचे हैं और उन्होंने टोकन बांटे हैं। अच्छा, कितनी खाद चाहिए थी, कितनी मिल पाई है, कितनी भीड़ लगी है? जितनी अभी चाहिए थी मिल गई साहब। कब से लाइन में लगे थे, कितना परेशान होना पड़ रहा है? कब से लाइन में लगना पड़ा था? कल सुबह 6 बजे। हमारे सहयोगी हरीश गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ छतरपुर से जुड़ गए हैं। हरीश, अब इतनी अव्यवस्थाएं फैल गई हैं कि कलेक्टर को खुद उतरना पड़ा किसानों के बीच में, खुद अपने हाथ से टोकन उन्होंने बांटे हैं। कल इसी
आज सोसाइटी केंद्र से हंगामे की स्थिति पैदा हो गई थी, जब कर्मचारी ने टोकन फेंक किसानों के ऊपर टोकन फेंककर भगदड़ टोकन फेंक दिया था। उसके बाद भगदड़ मचने की कई किसान घायल भी हुए थे। आज कल से जैसे ही कलेक्टर को इस तरह मामले की जानकारी, लगातार भी जहाँ जहाँ सोसाइटी केंद्र है वहाँ मौके पर पहुंच रहे हैं और व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारी भी लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं। अभी सुबह से इसी सेंटर में तहसीलदार आए थे, अभी एडीएम होके गए व्यवस्था दें। लगातार पुलिस की निगरानी में खाद का वितरण किया जाए, लंबी लंबी कतारें देखी जाए। सैकड़ों किसान इसके खाद सेंटर में सुबह से लगे हुए हैं। हरीश, अगर संभव है तो बातचीत कर लीजिए कि कलेक्टर के आने के बाद व्यवस्थाओं में सुधार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? पक्षे लगे हुए हैं आपसे कल से मिली खाद की नहीं मिली अभी, तो कल जो व्यवस्थाएं बिगड़ी थी आज सुधरी है कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे। क्या लेने आए खाद, कौन सी खाद लेने? उम्मीद है कि मिल जाएगी खाद। अच्छा, बता दें कि सुबह से कल से किसान आए थे, लेकिन अभी तक किसान को अभी तक खाद नहीं मिली, अभी भी लाइन में लगी हुई है। और यहाँ पे महिलाओं की भी लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। महिलाएं भी सुबह से यहाँ पे लगी है। कितनी तरह काउंटर में करीब से 2 सैकड़ा से ज्यादा महिलाएं खड़ी है सुबह से खाद के लिए। कहाँ से आई है आप? हम कड़ाई से आए, आज ही आई है, कल भी आई थी? तो कल मिली थी खाद? नहीं, कल नहीं मिलेगा, परसों भी आज 2 दिन से भाग गया। ठीक है हरीश गुप्ता, फिलहाल बहुत शुक्रिया तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो हमने सुनाई छतरपुर की जनता की आवाज, खासतौर पर किसान बहुत परेशान हैं क्योंकि समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। जबलपुर से खबर है, जहां बावड़ी को लेकर विवाद सामने आया है। बावड़ी को मजार बनाने का आरोप है। ग्वारी घाट स्थित बावड़ी पर कब्जे का आरोप है। हिंदू संगठन ने रैली निकाली है। हिंदू संगठनों ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। प्रशासन को 30 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है कि या तो इस कब्जे को हटवा लीजिए, नहीं तो कोई बड़ा आंदोलन या बड़ी रैली की जाएगी। ये चेतावनी एक तरह से हिंदू संगठनों की तरफ से दी गई है। हमारे सहयोगी कुलदीप बबेले हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, हिंदू संगठनों की तरफ से सड़कों पर उतरकर इसका विरोध जताया गया है, प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? अभी इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उस दिन भी जब ज्ञापन सौंपा गया था उस दिन भी एडीएम ने किसी प्रकार की बात नहीं की थी। फिलहाल हम वहीं उसी बावड़ी में हैं जहां को लेकर ये पूरा विवाद हो रहा है। बताया जा रहा है कि रानी दुर्गावती के कार्यकाल के समय में यह बावड़ी बनी, काफी प्राचीन बावड़ी यहाँ पर है, 500 साल पुरानी यह बावड़ी बताई जा रही है। और ये कहा जाता है कि रानी दुर्गावती यहाँ पर नहाने के लिए आती थी। लेकिन फिलवक्त जो अभी मामला हुआ है, जो विश्व हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ता हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ पर जो दरगाह बना दी गई है वो इलीगल है, वो गलत है, यहाँ पर इस तरह का काम नहीं होना चाहिए था। ठीक है, हालात बिगड़े उससे पहले प्रशासन को इस मामले का संज्ञान लेना होगा। बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। वहीं रायसेन में महिला पुलिसकर्मी पिंकी पाल की दबंगई का वीडियो वायरल है। महिला पुलिसकर्मी ने अपने 2 बेटों और अन्य युवकों के साथ मिलकर एक युवक की पिटाई कर दी। पीड़ित युवक गोल्डन सिटी में मेंटेनेंस का काम करता है। पीड़ित का मेंटेनेंस नहीं देने को लेकर विवाद हुआ था। कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो गोल्डन सिटी में मेंटेनेंस नहीं देने पर विवाद हुआ और उसके बाद यहां पर पिंकी पाल की दबंगई देखने को मिली है। जो महिला पुलिसकर्मी है उनका ये वीडियो सामने आया है, आप देख सकते हैं। उन्होंने अपने 2 बेटों और 2 अन्य युवकों के साथ मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी है। पीड़ित युवक गोल्डन सिटी में मेंटेनेंस का काम करता है। पीड़ित का मेंटेनेंस नहीं देने को लेकर कोई विवाद हुआ था और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें यहां पर सामने आई थी। सोचिए कि महिला पुलिसकर्मी की दबंगई यहां देखने को मिली है, उस पुलिसकर्मी की जिस पर जिम्मेदारी है आम जनता की सुरक्षा की। मुझे घर से पहले बुलवाया और गंदी गालियां बकने लगे। फिर मैंने जब कहा कि मैडम आप पुलिस में होकर ऐसी बातें कर रही, मैं एसपी साहब से कंप्लेंट करूंगा, और मैं जैसे ही पलटा वैसे ये 4-5 लोग मेरे ऊपर झूम पड़े और मेरे साथ मारपीट की। कारण ये रहा कि इनके मकान है वहाँ पे गोल्डन सिटी में मेंटेनेंस मैं देखता हूँ, मैडम 4-4, 6-6 महीने तक मेंटेनेंस नहीं देती है। 1-2 बार फोन पे बात हुई, उन्होंने मुझे पुलिसियाई रंगदारी बताई जिससे मैं दवा नहीं, वो मन में खुन्नस रखे हुई थी और आज आके उसी विषय पे मुझे गाली गलौज की और मुझे मारा। और इसी के साथ दिन दहाड़े में इतना ही। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।